हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 18 है हुएन सांग की भारत यात्रा। इस वीडियो में हम इस पाठ के पूरे सारांश को समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। हुएनसांग यानी वेनसांग जो थे ना, वो चीन से 630 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? तो 630 ईस्वी में भारत आए थे। उसने एक रात सपना देखा कि सोना चांदी जवाहरात जैसा चमकता हुआ गुमेरू पर्वत विशाल समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुमेरु पर चढ़ना चाहा। उन्होंने सपना देखा कि वह सुमेरु पर यानी सुमेरु पर्वत पर चढ़ना चाहा, लेकिन सुमेरु तक पहुंचने के लिए कोई नौका यानी कि नाव, ये सब किसी चीज का साधन नहीं था। वह तैरना आरंभ करते हैं कि उसी समय उनका पैर जो है ना, नीचे पाषाण कमल उदित हो जाता है। मतलब उनके पैर के नीचे एक पत्थर का कमल ऐसे उग जाता है। और जब वह एक पाषाण कमल पर पैर रखते हैं तो आगे दूसरा दिखने लगता है। मतलब एक एक करके और उक्त होने लगता है। इस प्रकार वह सुमेरु तक पहुंच जाते हैं। जब वेनसांग उसकी चोटी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे तो एक तेज बवंडर आया और उनको उठाकर पर्वत की सबसे नीची चोटी पर पहुंचा दिया। वेनसांग बहुत खुश हुए थे, लेकिन एकाएक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने स्वप्न यानी सपना को शुभ मानकर भगवान बुद्ध की जन्मभूमि जो है हमारा भारत, उसकी यात्रा करने का ठान लिया। उस समय किसी भी चीन वासियों को विदेश जाने की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी कि कोई भी चीनवासी विदेश जा सकता है। वेनसांग ने इसके लिए लेंग चाओ के एक भिक्षुक से मदद मांगी। किससे? तो लेंग चाओ के एक भिक्षुक से मदद मांगी। उन्होंने वेनसांग के मार्गदर्शन के लिए अपने दो शिष्यों को दिया, उनके साथ भेजा और तीनों लुक छुप कर हुए क्वाचो पहुंचे। फिर वहां जाकर इन्होंने भारत जाने के रास्ते के बारे में पता लगाया तो इन लोग को मालूम हुआ कि यहाँ से 17 मील की दूरी पर हुलू नदी बहती है, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। वेनसांग ने सोचा जरूर कोई रास्ता होगा। वो सोच रहे थे कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। इसका उत्तर था कि जहां नदी उथली, मतलब ये हुआ कि ऊंची होगी, वहां से पार किया जा सकता है। पुनः फिर मालूम हुआ कि आगे नदी के बाद मोहो ये नामक रेगिस्तान है, जिसमें कुछ नहीं उगता है। रेगिस्तान में तो ऐसे भी कुछ नहीं उगता है। रेगिस्तान में बाहर जाने वाले यात्रियों पर ध्यान रखने के लिए ऊंचे ऊंचे टावर लगाए हुए हैं, जो बाहर जाने वाले की सूचना चीन सरकार को देती है। काफी स्ट्रिक्ट था वहां का सरकार। लेकिन इसके बाद भी वेनसांग ने पीछे मुड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पीछे मुड़ने का इसके बाद भी नहीं सोचा। उन्होंने निर्णय कर लिया था, सोच लिया था कि भले ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं जाकर ही रहूंगा, आगे बढ़ेंगे ही हम। आखिर वे भारत पहुंच ही गए थे। 8-9 दिनों तक बोध गया में ठहरे थे। उन्होंने लिखा है कि गया में लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार थे, जिनको ऋषियों के संतान मानकर लोग वहां किया करते थे। ये सभी राजा के प्रजा में सम्मिलित नहीं थे, उनकी श्रेणी में नहीं आते थे, प्रजा की श्रेणी में नहीं आते थे। जब वेनसांग गया में थे तो नालंदा मठ से 4 भिक्षुक उनको नालंदा ले जाने के लिए आए थे। वेनसांग नालंदा जाकर नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान, वहां के जो प्रसिद्ध विद्वान थे सीलभद्र, उनसे योग शास्त्र के बारे में जानना चाहते थे। नालंदा के बारे में वेनसांग ने लिखा है कि नालंदा चारों ओर से ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ईंटों की दीवार थी और एक द्वार महाविद्यालय में जाता था। एक गेट जो था कहाँ जाता था? महाविद्यालय में। वहां 8 बड़े बड़े कक्ष थे, जो कलात्मक और बुर्जों यानी कि गुंबदों से सज्जित थे, सजा हुआ था। यहाँ की वेधशाला प्रातः कुहासे से छिपी तथा ऊपर के मंजिले बादलों में खोए प्रतीत होते थे। वहां की जो वेधशाला थी ना, कुहासे से छिपी हुई रहती थी। ठंड में जो आता कुहासा, उससे वहां का वेधशाला छुपा हुआ रहता था। और ऊपर की जो मंजिलें थी बादलों में खोए ही रहते थे। वेनसांग मठ की सुंदरता से बहुत ही प्रभावित हुए थे, बहुत ही आकर्षित हुए थे। और उसका वर्णन भी उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से किया है। सीलभद्र के पास जाकर वेनसांग विनम्र होकर सीलभद्र को अपना गुरु बनाने का आग्रह किए। वेनसांग की प्रार्थना सुनकर सीलभद्र की जो थी ना, आंखें भर आई, क्योंकि कुछ दिनों से सीलभद्र बहुत ही बीमार थे। बीमारी इतनी ही बड़ी थी, इतनी ही दुखदाई थी कि सीलभद्र अपना प्राण ही त्यागना चाहते थे। लेकिन एक रात सीलभद्र को स्वप्न में यानी सपने में 3 देवता आकर सीलभद्र को कहते हैं कि सीलभद्र, मरने की इच्छा छोड़ दो। तुम जो इच्छा रख रहे हो कि मैं मरना चाहता हूँ, उस इच्छा को छोड़ दो, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षुक यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने वाला है।
जो तुम्हारा शिष्य बनकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए तुम उसे भली भांति ज्ञान देकर शिक्षित करना। वेयानसांग कई वर्षों तक अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि नालंदा के जो भिक्षु थे ना, बहुत ही विद्वान थे। वहां सुबह से शाम तक अध्ययन और अध्यापन का कार्य होते रहता था, यानी कि पढ़ना और पढ़ाना हुआ करता था। नालंदा में शास्त्रार्थ भी होता था। जो कोई विद्वान वहां के विद्वानों के साथ साथ शास्त्र चर्चा करना चाहते थे, उनकी परीक्षा ली जाती थी। और जो विद्वान द्वार पर होने वाली परीक्षा में जो थे ना सफल हो जाते थे, उनको ही शास्त्रार्थ में भाग लेने को मिला करता था। ये जो पाठ 18 है, होनसांग की भारत यात्रा, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।